दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, ओबिटो पहाड़ों के कब्रिस्तान में अपनी कुर्सी पर बैठा था, एक विरासत में मिला हुआ सिंहासन। यही वह सिंहासन था जिस पर कभी मडारा उचिहा बैठा करता था। वहाँ बैठा हुआ ओबिटो सोच में डूब गया। ब्लैक जेट्सु का अचानक और शायद स्थायी रूप से गायब हो जाना ओबिटो को सच्चाई बता चुका था। मडारा ने उसे मार दिया था। मडारा ऐसा क्यों करेगा? ब्लैक जेट्सु तो उसकी ही इच्छा का अवतार था और अब मडारा ओबिटो के पीछे भी आ रहा था। ओबिटो और जेट्सु ने ऐसा क्या किया था कि उसने इस तरह का क्रोध भड़का दिया? जैसे जैसे ओबिटो ने इस पर सोचा, उसे याद आया कि मडारा को पुनर्जीवित करने का समय अभी आया ही नहीं था। अभी तक कोई विश्वासघात हुआ ही नहीं था। हालांकि यह सच था कि ओबिटो आगे चलकर मडारा से विश्वासघात करने वाला था। ओबिटो जानता था कि उसका उस बूढ़े कौवे को जिंदा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भला कौन उसकी बात पर विश्वास करता? मडारा ने उस स्थिति के लिए कई फेल सेफ छोड़ रखे थे। ओबिटो के दिल पर एक सील, ताकि वह 10 टेल्स को अब्सॉर्ब न कर सके, और जेत्सु खुद भी। ओबिटो के पास इन सबको पार करने की योजनाएं थी, लेकिन फिलहाल ये सब अभी भी मौजूद थे। इसलिए मडारा का ऐसा व्यवहार करना तर्कसंगत नहीं लग रहा था। यह तो ऐसा था जैसे वह अपने ही सपने को सैबोटाज कर रहा हो, जैसे अपनी ही रिवाइवल को नष्ट कर रहा हो। शायद वह असली मडारा था ही नहीं। आखिरकार उनके पास सिर्फ किसामे की बात थी, और किसामे भी केवल उस लड़के की बात दोहरा रहा था जिससे उसने लड़ाई की थी। यह संभव था कि वह सच में वही 9 टेल्स जिंचुरिकी हो, 4th होकागे का बेटा नारुतो उजुमाकी। शायद 9 टेल्स ने उसे पागल कर दिया हो। शायद उसे उचिहा के प्रति एक जुनून हो गया हो और वह खुद उचिहा बनना चाहता हो। ओबिटो ने ऐसा पहले भी होते देखा था। शिन उचिहा जैसे लोग, और वे सभी जिन्होंने शरिंगन को निजी लाभ के लिए चुरा लिया था, जैसे डंजो शिमुरा। ऐसे बहुत से विकृत लोग थे जो उचिहा क्लैन को इतना आइडलाइज करते थे कि वे खुद को उसका सदस्य बताने लगते थे। ओबिटो ने अपने हाथ की ओर देखा और सोचा कि कोई इस बेवकूफ क्लैन से जुड़ना क्यों चाहेगा? उचिहा क्लैन से निकली एकमात्र अच्छी चीज थी उसकी आंखें। बस वहीं तक बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा सिर्फ दर्द, पीड़ा और व्यर्थता। यही मडारा कभी दुनिया और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा करता था। लेकिन अगर दुनिया बस यही थी और उचिहा उसके केंद्र में थे, तो क्या उचिहा खुद उस व्यवस्था का अवतार नहीं बन जाते? अगर दुनिया शुद्ध नफरत थी और उचिहा नफरत के अभिशाप के अधीन थे, तो क्या वे समस्या की जड़ नहीं थे? ओबिटो का दिल इस समय इतना ठंडा और कठोर था कि उसने उस रात इटाची की मदद से उचिहा क्लैन के विनाश में भाग लिया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उचिहा इतने घृणित थे। शायद ओबिटो खुद भी घृणित था जो कुछ वह कर रहा था उसके लिए, लेकिन न्याय के प्रति उसकी चिंता की सीमा खुद उससे आगे नहीं जाती थी। शायद वह सबसे घटिया उचिहा था। शायद वह सच में कचरा था। ओबिटो को परवाह नहीं थी, कचरा हो या नहीं, वह खुश रहेगा। वह एक खुश कचरा होगा, और यह मरे हुए कचरे से बेहतर था। आखिर में इतिहास वही लिखते हैं जो जीतते हैं, और ओबिटो अपनी पहली ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर रहा था। वहाँ बैठा ओबिटो सोच रहा था, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का सच में मडारा है या नहीं। वह उसके लिए एक खतरा था और वह चुपचाप मरने वाला नहीं था। इस लड़के ने न सिर्फ इटाची को मारा था, बल्कि किसामे को भी अपाहिज कर दिया था, अकात्सुकी के 2 सबसे ताकतवर सदस्यों में से। इससे ओबिटो को समझ आ गया कि इस लड़के को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और भले ही वह असली मडारा न हो, ओबिटो को उसे मडारा की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। सावधानी बेहतर थी पछतावे से। इसी सोच के साथ ओबिटो खड़ा हुआ। वह अपने भूमिगत कैले में और अंदर चला गया। यही वह विशाल लोटस था जिस पर कभी गेडो स्टैच्यू विश्राम करता था। योजना के शुरू होने से पहले यह एक अजीब वस्तु लगती थी, पानी में रखी हुई एक लगभग खाली कमरे में। लेकिन यह मान लेना ही गलत था कि कमरा खाली था। जो दिखाई दे रहा था वह उस चीज के मुकाबले बहुत छोटा था जो दिखाई नहीं दे रही थी। पानी की सतह के नीचे डॉट जड़ें और बेलें थीं जो बहुत नीचे तक जाती थीं, और इन बेलों से जुड़े थे छोटे छोटे पॉट जैसे ढांचे जिनके भीतर मानव जैसे शरीर थे। गेडो स्टैच्यू और हशिरामा सेंजू की कोशिकाओं का एक आदर्श मिश्रण, पूर्ण क्लोन्स, हर एक असली ठोस व्यक्ति, किसी और के चाकरा पर निर्भर नहीं। वे अपना खुद का चाकरा विकसित करते थे। जिस पदार्थ से वे बने थे वह ओबिटो से बहुत अलग नहीं था, जो खुद आधा जेट्सु था। ओबिटो ने पानी में झांकते हुए सोचा कि मडारा को रोकने के लिए उसे कितनों की जरूरत पड़ेगी। उसने जवाब सोचा, सभी के सभी। अगर यह लड़का मडारा का नाम लेने की हिम्मत करता है तो मैं उसे अपने पुराने मास्टर की तरह ही ट्रीट करूंगा। ओवरकिल जैसी कोई चीज नहीं होती। धीरे धीरे क्लोन्स जागने लगे। जैसे ही वे पानी से बाहर उठने लगे, ओबिटो को लगा कि अब उसके चांसेस बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। एक आखिरी चीज थी जो इस परफेक्ट ओवरकिल को पूरा कर सकती थी। मडारा उचिहा पहाड़ों के कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुका था। उसे पता था कि ओबिटो कहीं भी हो सकता है। वह इस लड़ाई की तैयारी कर चुका था। उसके पास वह एक चीज थी जो ओबिटो की क्रिप्टोनाइट मानी जा सकती थी। उसके पास ओबिटो का दूसरा मंगेक्यो शरिंगन था। एक आंख में सस्के का शरिंगन और दूसरी में काकाशी का शरिंगन, जो उसे कमुई तक पहुंच देता था। जो ओबिटो की पूरी पहचान थी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता
था। यह सच था कि यह लॉन्ग रेंज कमुई था और शॉर्ट रेंज नहीं, लेकिन इससे मडारा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि लॉन्ग रेंज को शॉर्ट रेंज में बदला जा सकता है। यही वह तरीका था जिससे वह कमुई डायमेंशन तक पहुंचा था। ओबिटो को अपना रिनिगन नष्ट करने से रोकने के लिए यह मडारा के लिए ओबिटो के खिलाफ खड़े होने के लिए काफी से भी ज्यादा था। सच कहें तो ओबिटो की एकमात्र सुरक्षा को उससे छीन लेना लगभग अनुचित लग रहा था, लेकिन यह खेल खेलने का समय नहीं था। मडारा अंदर जाना चाहता था, उसे थोड़ा तड़पाना चाहता था, मारना चाहता था और सब कुछ खत्म करना चाहता था, दुनिया में शांति, आनंद और सुख लाना। जब वह पहाड़ी की छोटी पार कर उस घाटी की ओर देखने लगा जो उसके पुराने घर की ओर जाती थी, तो उसने देखा कि शायद 1,00,000 ज़ेत्सु उसका इंतजार कर रहे थे। वे सब मडारा को देखकर ऊपर की ओर देखने लगे और उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने युद्धनाद किया और आगे बढ़ने लगे। ऊंचाई से उन्हें देखते हुए मडारा ने तिरस्कार से कहा, निरर्थक। कम से कम उसके लिए तो वे निरर्थक थे, हालांकि दूसरों के लिए नहीं। फिर भी यह बात उसे खल रही थी कि ओबिटो ने अपनी ही सेना को उस पर हमला करने का आदेश दे दिया था। अब योजनाओं में बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उसके पास इस सेना तक पहुंच नहीं थी। खैर, मडारा ने कहा, गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं। वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। अपनी स्क्रोल्स खोलते हुए उसने और हथियार बुलाए। एक लंबा साइट, काफी हद तक वैसा ही जैसा उसके पास सालों पहले था, और एक गनबाई फैन। गनबाई को देखते हुए उसने नोट किया कि यह वही नहीं था जिसे वह बेहद पसंद करता था, लेकिन चूंकि वह इस तरह के हथियार का युद्ध में उपयोग करने का आदी हो चुका था, उसने तय किया कि जब तक उसे असली वाला वापस नहीं मिल जाता, वह इसे ही इस्तेमाल करेगा। इन लड़ाइयों की तैयारी के दौरान उसने समझ लिया था कि गनबाई युद्ध के लिए लगभग परिपूर्ण हथियार है। यह एक गदा भी था और एक ढाल भी। वह बिना किसी रक्षा के त्याग के 2 हथियारों का उपयोग कर सकता था। वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, खास तौर पर अपने वर्तमान शरीर को देखते हुए। इस शरीर में खुद को अजेय समझना घमंड होता नहीं, वह उससे बहुत दूर था। लेकिन यही बात चुनौती को और रोचक बनाती थी। बहुत समय हो गया था जब कोई उसके बराबर आ सका था, और अब जब वह कमजोर अवस्था में था, लगभग हर किसी के पास उसे हराने का एक मौका था। यही बात इस सब को और रोमांचक बना रही थी। युद्ध इतने लंबे समय बाद इतना मजेदार लग रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उन दिनों में जब उसने लीफ को खत्म करने की कई कोशिशें की थी। और ठीक उसी तरह इस बार भी उसके पास नाइन टेल्स था। यह सोचते हुए कि वह अब नाइन टेल्स का जिनचुरिकी है, मडारा को लगा कि शायद वह खुद को कम आंक रहा था। ज़ेत्सु की भीड़ में घुसते हुए उसके चेहरे पर युद्ध के उन्माद से भरी हंसी थी। जिन ज़ेत्सु से वह लड़ रहा था वे सभी पौधों पर आधारित थे, और उसका साइथ एक किसान का औजार था। यह हमेशा से ऐसा ही रहा था, प्राचीन काल से। और फिर भी क्या शिनोबी के सभी मुख्य हथियार किसी न किसी पेशे के औजार नहीं रहे हैं? कुनाई भी कभी हाथ का औजार हुआ करता था, खुदाई या पत्थर काटने के लिए। यह हमेशा जरूरी था कि कोई यह याद रखे कि वह कहां से आया है। और इस समय डॉट मडारा सोच रहा था कि वह कितना बेहतरीन कृषि कलाकार था। उसका साइड घूमता रहा, ज़ेत्सु को ऐसे काटता हुआ जैसे वह घास काट रहा हो या गेहूं की फसल काट रहा हो। 2 टुकड़ों में कटे हुए वे जमीन पर गिरते चले गए। जब वे अंततः युद्ध की लय के अनुसार ढले तो उन्होंने पलटवार किया। मडारा ने तब अपनी गनबाई का उपयोग करना शुरू किया। वह आने वाले वारों को रोकता और फिर और भी ज्यादा विनाशकारी वार करता। भौंथरे किनारे से खोपड़ियां चकनाचूर करता, सिर फोड़ता, दिमाग को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता। हवा में खून की धुंध भर गई, या वह पदार्थ जो ज़ेत्सु के शरीर में पोषक तत्व पहुंचाता था। लेकिन फिर भी ज़ेत्सु ढलते गए। उसका शेरिंगन डॉट तेजी से एक दुश्मन से दूसरे पर जाता रहा, जितनी हो सके उतनी जानकारी लेता हुआ, मानो समय धीमा पड़ गया हो। उसका शरीर धीमा था, उसके दुश्मन भी धीमे थे। उसके पास सोचने और प्रतिक्रिया देने का समय था। 12 अलग अलग दुश्मन लगभग एक ही समय पर आ रहे थे। सिर्फ कुछ अंशों के अंतर से। ज़ेत्सु डरने वाले प्राणी नहीं थे। उनकी रिजेनरेशन बहुत तेज थी और उन्हें उसी ने बनाया था। उन्हें मरने की परवाह नहीं थी। मडारा काटता रहा, वह चीरता रहा, वह कुचलता रहा। उनकी निर्भीकता के बावजूद ज्यादातर ज़ेत्सु पीछे हटने लगे और रणनीति पर पुनर्विचार करने लगे। जब आखिरी ज़ेत्सु आया, मडारा ने उसकी घुटनों की दिशा गनबाई से मोड़ दी। उसे विकृत रूप से अपने सामने घुटनों पर ला दिया, मानो उसे याद दिला रहा हो या खुद को विश्वास दिला रहा हो कि वह उसका स्वामी है। उसका सिर पीछे झुकाकर उसने कुनाई से उसका गला काट दिया। खून हवा में फूटा और उन पर बारिश की तरह गिरा। और हालांकि मडारा अपने भीतर उठती इन प्रवृत्तियों से ज्यादा परिष्कृत था, उसने उनके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया। यह समय परिष्कार छोड़ने का था और आत्मसंतुष्टि में डूबने का। और मडारा ने ठीक वही किया। अपने दुश्मनों की जीवन शक्ति में नहाया हुआ वह किसी पिशाच की तरह था जो खून नहीं पूरे जीवन निगल रहा था। अपने अहंकार के बलिदान के रूप में ज़ेत्सु को जमीन पर धकेलते हुए उसने बाकी ज़ेत्सु की ओर देखा और उन शब्दों में पुकारा जो उसके दिल से निकल रहे थे, मुझे चुनौती दो, मुझे नष्ट करने की कोशिश करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब ले आओ और अपनी जिंदगियां मुझे अर्पित कर दो। ज़ेत्सु ने नई योजना बनाकर एक साथ हमला किया। उन्हें लगा कि यह काफी होगा,
वे गलत थे। उस पर झपटते हुए उन्होंने उसे सील खोलते नहीं देखा। अचानक एक दहाड़ के साथ धुएं और रोशनी के बीच नाइन टेल्स प्रकट हुआ। उसने अपने पंजे, नाखून और अन्य अंगों से ज़ेट्सु पर प्रहार शुरू कर दिया। सफेद आकृतियां उड़ने लगी, काटी गईं, चीर दी गईं या केवल उसकी शक्ति से उछाल दी गईं। कई ज़ेट्सु नाइन टेल्स पर चढ़ गए, उसकी पीठ तक, जहां मदारा खड़ा था। नाइन टेल्स अब सिर्फ हथियार नहीं था, वह एक नया युद्ध क्षेत्र था, एक असमान पहाड़ी जिसने मदारा को बढ़त दी। इसने ज़ेट्सु की गति को इतना धीमा कर दिया कि मदारा हर एक वार सह सके, चाहे वे कितने भी हो। मदारा अकेला ही एक सेना था, एक ऐसा राष्ट्र जिसे कोई गिरा नहीं सकता। वह उचिहा था, उनकी विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी, उनकी कथा का स्वामी। वह उचिहा का भूत था और भूत मारे नहीं जाते। जब हवा शांत हुई तो खून की धुंध भी छूट गई। नाइन टेल्स के पैरों तले हजारों ज़ेट्सु की लाशें पड़ी थी। नाइन टेल्स ने उगते चांद की ओर दहाड़ लगाई और मदारा ने भी एक आदिम युद्धनाद किया। उस आनंद, उस परमानंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मानो उसे पता चल गया हो कि उसका जन्म किस लिए हुआ था और वह उसी के बीच खड़ा था। नाइन टेल्स ने सिर झुकाया, अपने स्वामी को जमीन पर उतरने का रास्ता दिया। मदारा ने उंगलियां चटकाई, सील बंद हुआ और नाइन टेल्स वापस उसके भीतर समा गया। मदारा अब पहाड़ों के कब्रिस्तान की ओर बढ़ा, उस गुफा में प्रवेश करते हुए जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानता था। जब वह प्रवेश द्वार तक पहुंचा, उसके हाथ पत्थर पर फिसलते हुए आगे बढ़े। वह रुका और अपनी उंगलियों से उस पर हल्की चोट की, जिससे एक साफ आवाज गूंज उठी। नॉक नॉक, उसने कहा और कमरे में प्रवेश किया, जहां एक आदमी काले लबादे में बैठा था, जिस पर लाल बादल बने थे। एक सिंहासन पर, चेहरे पर नारंगी रंग का घूमता हुआ मुखौटा लगाए हुए। अरे तुम अलग दिखते हो, फिर भी वही जाना पहचाना लड़का हो जिसे मैं हमेशा जानता था। मदारा ने कहा, घर में स्वागत है मास्टर, यह उचित है। यही वह जगह है जहाँ तुम पिछली बार मरे थे और यही वह जगह होगी जहाँ तुम फिर से मरोगे। ओह, तो तुमने आखिरकार समझ ही लिया, मदारा बोला। मैं यहाँ दया, प्रेम या क्षमा बांटने नहीं आया हूँ ओबिटो, मैं यहाँ वह वापस लेने आया हूँ जो मेरा है। ओबिटो कुछ पल सोचता रहा। तुम सच में मेरे मास्टर जैसे ही बोलते हो, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आती। मुझे बताओ, तुमने यह छोटा सा क्रूसेड क्यों शुरू किया? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह नाराज किया? अभी नहीं, मदारा ने कहा। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ करूंगा? क्या यह तुम्हें अनुचित नहीं लगता? मदारा हंसा। ओह, कितने मूर्ख हो तुम। खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम समय को वैसे नहीं समझते जैसे मैं समझता हूँ। जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ तुम्हारे लिए अभी भविष्य है, वह मेरे लिए बहुत दूर का अतीत है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एक ऐसा संबंध जिसे बदला नहीं जा सकता। मैंने अपने कर्मों के परिणाम देखे हैं, तुम्हारे कर्मों के भी, और अब मैं तुम्हें यहीं और अभी मिटा देने आया हूँ, इससे पहले कि तुम्हें वे सब करने का मौका मिले जो हम दोनों जानते हैं कि तुम करना चाहते हो। ओबिटो आगे झुका। तो सच में तुम ही हो। मैंने किसी को भी तुम्हारे रियलिटी के विचारों के बारे में नहीं बताया था। तो बताओ, तुमने भविष्य कैसे देखा? टाइम ट्रेवल, तुम अतीत में कैसे लौटे? यहीं और अभी क्यों? हाशिरामा को वापस जाकर खुद को मारते हुए क्यों नहीं देखा? क्या वह तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता नहीं थी? उसे खुद का अंत करने से न रोकना। अगर तुमने उसे मरने दिया होता तो क्या सच में कोई तुम्हें रोक पाता? मदारा कुछ पल खड़ा रहा। वह बेहतर होता, लेकिन फिर भी टाइम ट्रेवल कैसे काम करेगा, यह तय करना मेरे हाथ में नहीं था। यह बस हुआ और मैं इस पर सवाल नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं इस पर सवाल नहीं करूंगा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया, और ठीक वैसे ही जैसे तुम इस पर सवाल नहीं करोगे कि मैं तुम्हें यही क्यों मारने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए ओबिटो, बिल्कुल सब कुछ। मुझे हराओ, तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। ओबिटो अपने छीने हुए सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने मदारा की नकल वाली आवाज छोड़कर अपनी असली आवाज अपनाई। ठीक है, फिर देखते हैं तुम उस शरीर के साथ क्या कर पाते हो जिससे तुम परिचित नहीं हो। ओबिटो ने अपना साइड और गनबई निकाला। वे दोनों वहाँ खड़े थे, मानो समय अनंत तक खिंच गया हो। जब वे वारों की गणना कर रहे थे, संभावित जवाबी हमलों की रणनीति बना रहे थे, यह उनके दिमाग में चल रहा शतरंज का खेल था। हर संभावित हमला संभावनाओं और प्रतिशतों से तौला जा रहा था। गणित, प्रवृत्ति, अनुमान, मानव की तर्क करने की सारी क्षमता यहाँ इस्तेमाल हो रही थी। और फिर एक क्षण में कठोर रणनीति का समय समाप्त हो गया। दोनों एक साथ झटके। उनके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ पड़ा। जागरूकता और शक्ति बढ़ाने के लिए, दर्द की अनुभूति को दबाने के लिए उनकी त्वचा पर पसीने की पतली परत जम गई। जब उनके शरीर पूरी क्षमता से काम करने लगे, दोनों गनबाई टकराए, एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए। ओबिटो बोला, तुम्हारी ताकत अद्भुत है। इस शरीर के बावजूद तुमने अपनी धार नहीं खोई। उजुमाकी काफी शक्तिशाली होते हैं और उस पर नाइन टेल्स जुड़ जाने से जो कुछ भी मुझसे अलग करता था, वह धीरे धीरे मिट रहा है। ओबिटो मुस्कुराया। हालांकि यह सिर्फ उसकी दिखाई देने वाली आंख के हल्के से हिलने से ही जाहिर हुआ। वे फिर से टकराए। उनकी धारें भिड़ी, अमानवीय गति से हवा को चीरते। धातु की आवाजें गूंज उठी, गनबाई और साइथे की टकराहट के साथ। ओबिटो हर कल्पनीय रूप में मदारा का शरीर प्रतिरूप था। मदारा ने उसे अपना दूसरा बनाते हुए इतना अच्छे से तराशा था कि दोनों में फर्क करना लगभग असंभव था। अब तक तो कोई कह सकता था कि वे एक ही थे, लेकिन जो अंतर उन्हें अलग करता था वह
मडारा के लिए बिल्कुल साफ था। ओबिटो आत्मदया में डूबा हुआ हारा हुआ इंसान था। मडारा को उसमें सिर्फ एक ही बात पसंद थी, उसकी ड्राइव और एम्बिशन जो उसकी ताकत बढ़ाती थी। लेकिन जहाँ ओबिटो अपने नुकसान के कारण अवसाद में डूबा रहता था, मडारा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। ओबिटो और मडारा के बीच असली अंतर उनकी मंशा का था। मडारा अपने कर्मों में निस्वार्थ था, उसने जो कुछ भी किया बाकी दुनिया के लिए किया। मडारा युद्ध में डूबे रहना पसंद करता था, कीचड़ में सुअर की तरह खुश, लेकिन वह जानता था कि बाकी दुनिया को उस जैसे राक्षसों से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए वह जो निजी दुनिया बनाना चाहता था वह कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की दुनिया होती, युद्ध की एड्रेनलिन से भरी, लड़ाई के रोमांच से भरी और टूटती हड्डियों की आवाजों से गूंजती हुई दूसरों की दुनिया। जो वे चाहें वैसी हो सकती थी, थोड़ी सी उनके पक्ष में झुकी हुई, ताकि वह वही बन जाए जो वे अपने दिल के सबसे गहरे कोने में चाहते थे। ओबिटो दूसरी ओर सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ कर रहा था। आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया था? मडारा ने एक समय पर ओबिटो को सब कुछ सौंप दिया था, जब तक ओबिटो ने सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह कभी मडारा के बारे में नहीं था। और यही बात ओबिटो के लिए भी सच होनी चाहिए थी। ओबिटो को मडारा को वापस लाना चाहिए था, कम से कम अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए। नहीं, ओबिटो अब भी उस लड़की के प्रति आसक्त था। ओबिटो और वह लड़की मडारा की अब तक की सबसे बड़ी गलती थे, इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि उसने एक काबिल सेवक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हालांकि शायद यह भी मडारा की गलती नहीं थी, शायद ओबिटो शुरू से ही कचरा था। वह हमेशा उस हता के लड़के से पीछे रहता था, हमेशा गुस्से के नखरे दिखाता रहता था, कुछ भी नहीं बदला था। ओबिटो आज भी वही लड़का था जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। आज भी ओबिटो बस एक छोटा बच्चा ही था, एक छोटे बच्चे का मन एक बड़े आदमी के शरीर में। यह बात मडारा को सोचकर विडंबना पूर्ण लगी, क्योंकि वह खुद को स्टोइक छोटे लड़के के शरीर में एक बड़ा आदमी मानता था। एक हद तक इसने ओबिटो और मडारा को एक दूसरे का यिन और यांग बना दिया था, एक ही चीज के दो रूप, साथ भी और अलग भी। जितना ज्यादा वे टकराते गए उतना ही साफ होता गया कि ओबिटो एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिस पर मेहनत करना वाकई जायज था। पीछे हटते हुए गहरी सांस लेते हुए मडारा बोला। जब वे एक दूसरे पर वार करने के लिए झपटे, ओबिटो ने अपना गनबाई घुमाया, लेकिन मडारा उसके नीचे से फिसल गया, एक खुली जगह में घुसते हुए, और अपना साइथ घुमा दिया। साइथ ओबिटो के आर पार निकल गया, लेकिन ओबिटो रुका नहीं। आखिरी पल में उसने कमुई का इस्तेमाल किया था। वह पलटा और अपना साइथ घुमाया, उसे मडारा की पीठ में गहराई तक ढसा दिया, जिसकी नोक उसकी छाती के सामने से बाहर निकल आई। ओबिटो मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि वह जीत गया है, लेकिन तभी मडारा ने सिर घुमाकर ओबिटो की ओर देखा, मुस्कुराहट के साथ एक चमकता हुआ मंगेक्यू शेरिंगन, वही आंख जो कभी ओबिटो के पास थी। मेरा कमुई, ओबिटो चिल्लाया। क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम्हारे पास ही यह होगा? मडारा बोला। मैंने यह आंख उस हताके आदमी से ली थी। इतने साल पहले तुम्हारी दरिया दिली ही तुम्हारी बर्बादी बन गई। जो एकमात्र चीज तुम्हें मुझसे बचा सकती थी वह अब मेरे पास है। मडारा घूमकर अपने साइथ और गनबाई से ओबिटो पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से चौंका हुआ ओबिटो बस किसी तरह बचाव कर पा रहा था। तभी मडारा का गनबाई अप्रत्याशित रूप से घूमता हुआ आया और उसके चेहरे पर लगा मुखौटा चकनाचूर हो गया और ओबिटो दीवार से जा टकराया। युद्ध के आनंद से भरा हुआ मडारा और करीब आ गया। ओबिटो हल्का सा हंसा। वह हंसी सुनते ही मडारा की मुस्कान फीकी पड़ गई। जानते हो मडारा, ओबिटो बोला, तुम जो कह रहे हो उसमें दम होता, अगर वह सच होता। देखो, तुम्हारी तरह मैंने भी इतने सारे फेल सेफ्स बनाए हैं कि चाहे कुछ भी चुना जाए मेरे उद्देश्य पूरे ही होंगे। ओबिटो ने अपनी आंखें खोली। जहाँ कभी खाली सॉकेट हुआ करता था अब वहाँ एक रेनेगेड आंख थी। विडंबना है, ओबिटो बोला। तुम्हारे पास मेरी एक आंख है और मेरे पास तुम्हारी एक। क्या वह आंख उस उजुमा की लड़के के सिर में नहीं थी जो खुद को पेन कहता था? मडारा ने पूछा। ओबिटो ने सिर हिलाया। थी, मैंने उसे ली। वह काफी कमजोर था। तुमने अकात्सुकी को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बलिदान कर दिया। अकात्सुकी और जेत्सुकी सेना, बेक सब कुछ। तुम्हारी योजना मेरे दिए हुए हर संसाधन को सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बर्बाद करने की है। ओबिटो ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैंने ऐसा किया भी हो तो शून्य से शुरू करना मर जाने से बेहतर है। नहीं, मैंने कोनान को मारा, मैंने नगाटो को मारा, लेकिन उसके 6 पाथ्स ऑफ पेन सुरक्षित हैं और मैं उन्हें इस्तेमाल करके अकात्सुकी को कठपुतली बनाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि प्रबंधन बदल चुका है। मडारा मुस्कुराया। संसाधनों को मोड़ने का काफी दिलचस्प तरीका है। मेरी प्रशंसा स्वीकार करो। अब मैं वह आंख तुमसे वापस लेने वाला हूँ। ओबिटो ने चेहरे से खून पोंछा और उठ खड़ा हुआ, अब भी उचिहा गनबाई और साइथ पकड़े हुए। ओबिटो मुस्कुराया। जीतने वाले को ही माल मिलता है, ओबिटो बोला। हालांकि मुझे शक है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मैं चाहूँ। मडारा आगे झपटा, लेकिन ओबिटो ने हाथ बढ़ाया और डीवा पाथ की एक ही वार से मडारा को उड़ा दिया। जैसे ही मडारा दीवार से टकराया, ओबिटो ने एक विशाल बहु सिरों वाला कुत्ता समन किया और उसे छोड़ दिया। मडारा ने अपना वर्जन 1 क्लोक सक्रिय किया और गनबाई से उस प्राणी पर वार किया। उसे पीछे धकेलते हुए उसने उस पर एक टेल्ड बीस्ट बॉल दागी, जिससे वह दर्द भरी चीख के साथ दीवार से जा टकराया। इसके बाद ओबिटो ने डीवा पाथ का इस्तेमाल करके मडारा को अपनी ओर खींच लिया। मडारा की गर्दन पकड़कर उसने प्रेटा पाथ से उसकी ऊर्जा सोखनी शुरू की, जिससे ओबिटो को भी नाइनटेल्स के वही चक्रा क्लोक्स मिल गए जो मडारा के पास थे। फिर उसने मडारा को
सिंहासन की ओर फेंक दिया। अगर तुम्हें अपना सिंहासन इतना ही चाहिए तो ले लो, इसी पर मर सकते हो जैसे पहले मरे थे। मडारा सिंहासन से टकराया और वहीं रुक गया। जैसे ही उसने उसे फेंका, ओबिटो ने उसी स्थान पर जेडो स्टैच्यू को समन कर लिया। मडारा ने उसे भ्रम से देखा। ओबिटो ने आउटर पाथ की जंजीरें छोड़ी जो मडारा के चाकरा को जकड़ने लगी। ओबिटो, तुम क्या कर रहे हो? मडारा ने पूछा। मैं तुम्हारा चाकरा सोख रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो गेडो स्टैच्यू नष्ट हो जाएगी, तुम फिर कभी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मडारा ने कहा, तुम आई ऑफ द मून प्लान पूरा करने का हमारा एकमात्र मौका खुद ही फेंक दोगे। ओबिटो हंसा। कितने भोले हो तो बोले, तुम शेरिंगन की पूरी शक्ति भूल गए हो। मैं बस एक शेरिंगन कुर्बान कर सकता हूँ और इस रियलिटी को दोबारा लिख सकता हूँ, स्टैच्यू को वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मान लो मडारा तुम मर चुके हो। मडारा ने महसूस किया कि नाइन टेल्स का चाकरा उससे खींचा जा रहा है। एक पल में उसका नाइन टेल्स चला गया। वह वापस अपनी कुर्सी में गिर पड़ा और उसका दिमाग धुंधला पड़ने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आए। आने वाला वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold